हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो एलटी परीक्षा है उसके फर्स्ट पार्ट से संबंधित हम लोग यानी कि कुछ अध्ययन सामग्री के विषय में डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्हीं में से यानी कि अभी तक हम लोगों ने प्रकृतिवाद पढ़ लिया, आदर्शवाद पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। और ये बहुत कठिन है और सरल यानी सरलता से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। और हम शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि या आप चैनल में अभी तक नए हैं अथवा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जितना दिया हुआ है इससे ज़्यादा और कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो प्रयोजनवाद है, सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्राग्मेटिज्म से का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के प्रैग्मा यानी प्राग्मा शब्द से बना हुआ है। प्राग्मा का जो अर्थ होता है वो क्रिया होता है, अर्थात व्यावहारिक या व्यवहारिक, यानी कि जो व्यवहार में हो सके उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रैग्मा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद वो विचारधारा है जो उन्हीं बातों को ही सत्य मानते हैं जो व्यावहारिक जीवन में काम आ सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में काम आ सकने वाली ही यानी कि जो है बातों को ही सत्य मानते हैं। ठीक है, ये मूर्त वस्तुओं, शाश्वत सिद्धांतों और पूर्णता तथा उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार सदैव देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। यानी कि मानते हैं देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि एक वस्तु जो एक देश और काल और परिस्थितियों में उपयोगी होती है वह दूसरे देश में उपयोगी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोजनवाद जो है यानी कि हम यानी प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं। और इसमें प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट को ही सत्य यानी सत्य की एक मात्र कसौटी माना जाता है। इसे हम फलवाद भी कहते हैं, यानी कि जो कार्य करें उसका फल मिले। ठीक है, उसी को ही सत्य माना जाता है। यदि कार्य का कोई फल नहीं मिलता है, ठीक है, तो यानी कि फल का मतलब है कि कार्य का मूल्य या उसके परिणाम या फल के आधार पर ही क्या किया जाता है, आंका जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रयोजनवाद है ये प्रयोग पर आधारित है और प्रयोग का फल निश्चित है। प्रयोगवाद या फलवाद भी कह सकते हैं। यह विचारधारा है जो उन्हीं क्रियाओं, वस्तुएं, सिद्धांतों, नियमों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल और परिस्थिति में व्यावहारिक और उपयोगी हो। यही इसकी सामान्य सी परिभाषा है। ठीक है, चलिए अब आगे लेखकों के अनुसार, रस के अनुसार प्रयोजनवाद एक प्रकार से नवीन आदर्शवाद के रूप यानी के विकास की अवस्था है। यानी कि ये प्रयोजनवाद को आदर्शवाद के विकास की अवस्था मानते हैं। एक ऐसा दर्शन जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा, व्यावहारिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा। इसके परिणाम स्वरूप उस संस्कृति का निर्माण होगा जिसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, ना कि उसकी उपेक्षा होगी। ठीक है, यानी कि जो निपुण होगा वही माना जाएगा सत्य। जेम्स मानते हैं प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। ये मस्तिष्क का स्वभाव मनोवृत्ति मानते हैं। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। क्लियर, यानी कि अंतिम रूप में कहा जाए तो ये रियलिटी का क्या है, सिद्धांत है, लेकिन ये रियलिज्म नहीं है। रास ने माना है कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। यानी कि मानता है कि वास्तविकता जो भी है वो हमेशा उसका निर्माण होता रहता है। इस वजह जेम्स प्रेट
इनकी बहुत अच्छी परिभाषा है और सब इसी की सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी अर्थ, सत्य और ज्ञान और वास्तविकता का सिद्धांत ये हमको देखता है। ठीक है, यानी थियरी ऑफ ट्रुथ, थियरी ऑफ नॉलेज एंड थियरी ऑफ, ठीक है, रियलिटी, वास्तविकता, ठीक है, एंड थियरी ऑफ रियलिटी का सिद्धांत हमें ये देता है। रोजन मानते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यावहारिक परिणामों से जाना जा सकता है, यानी जो परिणाम देगा वही उसका सत्य है। इस कारण सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। यानी कि ये मानते हैं कि सत्य निरपेक्ष नहीं है, यानी सब जगह समान नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर क्या है, वो अलग अलग है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये व्यावहारिकता पर बल देता है, इसलिए इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है। चलिए, प्रमुख यानी प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहला है, ये मान्यताओं और परंपराओं का विरोध करता है। ये मानता है सभी चीज़ परिवर्तनशील है, तो मान्यताएं और परंपराएं क्या हैं, ये यानी इनको स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद है शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार। शाश्वत का मतलब है ये मानते हैं कि हर समय जो भी एक मूल्य निर्धारित हो गए वो हर समय निर्धारित नहीं रह सकते हैं, यानी कि जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो जब निश्चित हो गई हैं तो बदलती रहती हैं, निश्चित रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मूल्य गतिशील होते हैं। मूल्यों का निर्माण तो व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है, अतः जो सत्य है आज वो कल सत्य होगा ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि सत्य तो देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल बनता है और बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है परिवर्तनशीलता, उपयोगिता इसका मान लिया जाएगा। विचार क्रिया के अधीन होते हैं। ठीक है, थॉट सबऑर्डिनेट द एक्शन, यानी कि क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है, इसलिए जो विचार हैं वो क्रिया के अधीन है। अर्थात जैसा व्यक्ति क्या करेगा, सोचेगा, वैसा ही क्या करेगा, वो क्रिया करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रिया के रूप में हस्तांतरित करते हैं। जब यानी विचार हमारे तभी सार्थक हो सकते हैं जब हम उसे क्रिया के रूप में प्रस्तुत कर सकें। नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तो सत्य नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम ये नहीं मान सकते हैं कि विचार एक आंतरिक वस्तु है या क्रिया यानी बाह्य वस्तु है। किसी सार्वजनिक सत्ता में आस्था न होना, यानी कि क्या करते हैं, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। कुल मिलाकर ये यानी कि मानते हैं कि ईश्वर क्या है, वो सत्य नहीं है। इसके बाद है उपयोगिता के सिद्धांत पर बल। जो मानते हैं जो उपयोगी है वही सत्य है, उपयोगी नहीं है वो सत्य नहीं है। ठीक है, यानी जो हमारे लिए लाभप्रद है वही यानी ठीक है, अन्यथा नहीं है। हम वही कार्य करना चाहिए जो हमें क्या है, हमें फल प्रदान करे। फल प्रदान करता है, उपयोगी है, नहीं है तो नहीं। व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर बल देते हैं। एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल्स, जो यानी कि सोशल लाइफ। तो प्रयोजनवाद व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है और बालक के व्यक्तित्व तो सामाजिक पक्ष के विकास में अधिकांशतया चर्चा करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति समाज में ही रह कर के अपना संपूर्ण विकास करता है। ये कुल मिलाकर कहने का इनका अर्थ ये है। इसलिए समाज को यानी कि सामाजिक जीवन को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए ये मानता है कि समाज क्या है, अनिवार्य है। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। ये मानते हैं कि मैन इज साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि उसमें शरीर भी है और मन भी है। ये मानता है कि यानी कि मानव में विचार और क्रिया करने की दोनों शक्तियाँ प्राप्त हैं। जब वो यानी कि विचार करेगा और उसे फिर क्रिया में लाएगा, ठीक है, वही शक्तियाँ जो है ना मनुष्य के अंतर्गत होती हैं। ओके, इसके बाद है बहुतत्ववादी विचारधारा, यानी बहुलवादी विचारधारा का ये यानी कि समर्थन करता है। ये मानता है कि जो संसार है उसके अनेक तत्वों से मिलकर के रचना हुई है। ठीक है, और इन तत्वों के मध्य में क्रिया चलती रहती है। ओके,
ये मानते हैं कि मनुष्य सदैव क्रियाशील रहता है, कभी वो का नहीं है, बैठता नहीं है, इसलिए मानव को सृजनशील प्राणी कहा गया है। दर्शन का सिद्धांत, ठीक है, यानी दर्शन शिक्षा का सिद्धांत, फिलासफी एज ए थियरी ऑफ एजुकेशन, ये मानते हैं कि शिक्षा का सिद्धांत जो है ना दर्शन है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि शैक्षिक अभ्यासकों के फलस्वरूप ही दर्शन का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा इसका योगदान है। ये मानता है कि शिक्षा दर्शन को यानी कि जन्म देती है, या दर्शन शिक्षा का परिणाम है। ड्यूवी ने माना है कि जो है दर्शन यानी कि सामान्य रूप से दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। वास्तव में दर्शन द्वारा निर्धारित सिद्धांत ही सत्य और व्यवहार्य होते हैं। इसके बाद है प्रजातंत्र में आस्था, क्योंकि प्रजातंत्र परिवर्तनशीलता को बल देता है, मान्यता देता है, इसलिए ये भी क्या है, ठीक है, परिवर्तनशीलता को ये मान्यता देते हैं। चलिए अब अगला है, अब इसके बाद इसके आधारभूत सिद्धांत। पहला सिद्धांत इसका सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना। ये मानता है कि कोई भी स्थिरता नहीं है, यह हमेशा क्या है, सत्य परिवर्तनशील है और उसे परिवर्तनशील होना भी चाहिए, ठीक है। और परिवर्तनशील का मतलब है कि जगह, स्थान, समय, काल आदि के आधार पर, ठीक है। तो इन्होंने प्रयोजनवाद मानता है सत्य सदा परिवर्तनशील है और सत्यता किसी विचार का स्थायी गुणधर्म नहीं है, यह तो अकस्मात विचार से में क्या होता है, आ जाता है, ठीक है। विलियम जेम्स ने माना है समस्याएं सत्य की प्रेरक हैं, यानी कि समस्याएं जब आएंगी तभी सत्य खोजा जाएगा, ओके। तो ये नहीं कह रहा है कि प्रॉब्लम्स आर द मोटिव्स आर द ट्रूथ। मानव जीवन में एक न एक समस्या आती रहती है, उसे हल करने का वो प्रयास करता है, ठीक है। तो समस्याएं यानी कि सत्य की खोज के लिए हमेशा क्या करती हैं, प्रेरणा प्रदान करती हैं। इसके बाद है सत्य मानव निर्मित होता है, ठीक है, यानी कि मानव जिस चीज़ को मान ले, स्वीकार कर ले, वही सत्य है, जिसे स्वीकार ना करे वो सत्य नहीं है। तो ये कह रहा है कि यानी कि वो अपनी जो है परिस्थितियों के अनुसार मानव क्या करता है, उसके सामने अनेक यानी कि समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो क्या करता है, विचारों का प्रयोग करता है और फिर उसके क्रिया में लाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो सत्य है वो क्या है, विचार ही हैं, जिनका प्रयोग वो क्या करता है, करके और यानी कि फल प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस बात है बहुतत्व का समर्थन तो आ चुका है, यानी कि बहुतत्व का मतलब क्या हुआ, यानी कि दो हैं, एक तो एकत्व और एक द्वैत्व और दूसरा क्या है, बहुत्व, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रयोजनवाद बहुत्व का समर्थन करता है। जैसे रस्ट ने लिखा है प्रकृतिवाद प्रत्येक वस्तु को जीवन या आदर्शवाद मन या आत्मा मानता है। प्रयोजनवाद इस बात की आवश्यकता नहीं समझता कि संसार का किसी एक तत्व या सिद्धांत के आधार पर स्पष्टीकरण किया जा सकता है। प्रयोजनवाद अनेक सिद्धांतों को स्वीकार करने में संतोष का अनुभव करता है। इस प्रकार से यह एक क्या है, बहुलवाद है, उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन, ठीक है। तो ये क्या करता है, उपयोगी यानी कि जो वस्तु अथवा विचार ठीक है वही हमारे लिए उपयोगी है और उसी को स्वीकार किया जाता है और वही सत्य है, और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो क्या है, व्यर्थ है। इसलिए ये उपयोगितावाद का समर्थन करता है। मानवीय शक्ति पर बल, ठीक है, ये मानवीय शक्ति, विचार जो शक्ति है वो मानवीय शक्ति है, ठीक है। इसलिए मानव की शक्ति पर क्या करता है, विशेष बल देता है, क्योंकि मानता है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण बना लेता है मानव, ठीक है, और वह सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान करके अपने लिए सुंदर वातावरण का निर्माण करता है। इसके बाद है सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं का विरोध। जब ये स्थिरता मानता ही नहीं है तो सामाजिक परंपराओं को क्यों मानेगा, ठीक है। तो ये यानी प्रचलित रूढ़ियों, बंधनों और परंपराओं का क्या करता है, उपेक्षा करता है। ये लोग विचार की अपेक्षा क्रिया को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि विचार हमेशा क्रिया से ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और क्रिया परिवर्तनशील होती है। आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा, ठीक है, यानी कि ईश्वर, आत्मा, धर्म इत्यादि का जीवन में कोई संबंध स्वीकार नहीं करते हैं, ओके। चलिए अब इसके बाद है हम पढ़ेंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए।
तो पहला है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, ऐसे नियमों को स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें बालक के भावी जीवन में काम आए और उन्हें ज्ञान तथा सफल जीवन की क्षमता प्रदान करें। इस तरह से कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल विज्ञान, बालिकाओं को गृह विज्ञान आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर इसके बाद आता है सानुबंधिक यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये मानते हैं कि जो विषय पाठ्यक्रम में निर्धारित किए जाएं उनमें आपस में संबंध होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान को पृथक पृथक विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये मानते हैं कि जो विषय पढ़ाए जाने चाहिए वो एक दूसरे से संबंधित करके ही पढ़ाए जाने चाहिए। इससे यानी बालकों का ज्ञान का क्या होगा, ना तो यानी कि ज्ञान का प्राप्त करना उसका सार्थक होगा, बल्कि शिक्षकों को पढ़ाने में भी क्या होगी, सुविधा होगी। इसके बाद ये बोलते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। याद रखिएगा, तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे बालक की रुचियाँ 4 प्रकार से: बातचीत करना, खोज करना, कलात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक कार्य करना। इस तरह से लिखने, पढ़ने, गिनने, प्राकृतिक विज्ञान, हस्तकार, ड्राइंग आदि का कार्य क्या होना चाहिए, इस समय करवाया जाना चाहिए। बालक के व्यवसाय एवं अनुभव पर आधारित, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। अब जो है ना, यानी पाठ्यक्रम का संगठन बालक के व्यवसाय एवं अनुभव पर आधारित होना चाहिए। ये मानते हैं कि किताबों को केवल रट लेना शिक्षा नहीं है, बल्कि यह तो एक सुविचार प्रक्रिया है, अर्थात अपने आप इसका निर्माण होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा को विषयों के अतिरिक्त सामाजिक, स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए, जिससे बालक में नैतिक गुणों का विकास हो, स्वतंत्रता की भावना उसमें उत्पन्न हो, नागरिकता की यानी कि प्रतीक्षा मिलेगी और उसमें आत्मानुशासन की भावना पैदा होगी। ओके, तो ये जो है यानी कि उसके अनुसार, प्रयोजनवाद के अनुसार इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि उन चीज़ों को उसमें लाया जाना चाहिए जो क्या हों, बालक के जीवन के लिए उपयोगी हों। प्रयोजनवादी शिक्षण पद्धति, ठीक है। अब इसमें शिक्षण पद्धति की बात करते हैं। देखिए, जब ये जो है मानते हैं कि कोई शिक्षण पद्धति यानी कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, तो शिक्षण पद्धति भी स्थिर नहीं है। इसलिए इनका जो है ना, इसमें भी वो करते हैं कि ये प्राचीन और यानी कि रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का विरोध करते हैं और वर्तमान पद्धतियों का इन्होंने क्या किया है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, समर्थन किया है। इनका विचार है कि कोई पद्धति इसलिए स्वीकार नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह पहले से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में आ रही है, बल्कि उनका विचार ये है कि परिस्थितियों के अनुसार नवीन पद्धतियों की रचना की जानी चाहिए। ओके, इस दृष्टिकोण से उन्होंने शिक्षण पद्धति के लिए कुछ सिद्धांत बनाए जिसके आधार पर उनका निर्माण होना चाहिए। अब ये सिद्धांत क्या हैं, वो ये हैं बाल केंद्रित पद्धति, अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। इनका मानना है कि शिक्षण पद्धति को बाल केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति होनी चाहिए जो बालक की अभिरुचि, आवश्यकताओं, उद्देश्यों के अनुकूल, जिससे बालक प्रसन्नतापूर्वक कर्म जीवन में काम आने वाली शिक्षा को ग्रहण कर सके। सेकंड है करके सीखने अथवा स्वानुभव पर सीखने का जो है क्या होना चाहिए, छूट होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय द एक्सपीरियंस, ठीक है, करके सीखना अथवा अनुभव द्वारा सीखना। इसके बाद है सानुबंधता पद्धति, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि जो है सभी जितने भी यानी कि वो हैं विभिन्नताएं हैं, उनमें एकता का सिद्धांत होना चाहिए। ये मानते हैं कि समस्त विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बालक को ज्ञान और कौशल सीखने में उसमें एकता क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें प्रयोजनवाद का काफ़ी ज़्यादा यानी प्रभाव दिखाई पड़ता है। शिक्षा एक व्यापक रूप से विकास, वृद्धि, व्यवहार परिवर्तन को रूप लेती है। शिक्षा व्यापक रूप से विकास, वृद्धि या व्यवहार परिवर्तन को रूप लेती है, ठीक है। ये क्या है, यानी कि ये इनके द्वारा ही
बताया गया है। शिक्षा के निकट उद्देश्य बहुत महत्व के रखते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? प्रगतिशील हों, अर्थात परिवर्तित होती रहें। शिक्षा जीवन केंद्रित हो और प्रगतिशील समाज में भी वह क्या हो? प्रगति का परिचय दे। अर्थात यानी कि जो शिक्षा है उसमें परिवर्तनशीलता होना चाहिए। शिक्षा के सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज का पोषण भी है। ठीक है, तो ये समाज में रह करके ही होती है। समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए स्थापित करता है। अतः शिक्षण संस्थाएं समाज सानुबंध यानी बंध रूप हैं। ये मानते हैं स्कूल अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और स्कूल समाज का प्रतिबिंब होता है। जनतंत्री समाज के लिए जनतंत्री शिक्षा की आवश्यकता पर ये क्या करते हैं? बल देते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति क्रिया से होती है, इसलिए क्रिया प्रधान है। अतः सफलतापूर्वक क्रिया का संपादन करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो बालक यानी कि जो अपने द्वारा सीखता है वही उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। शिक्षा बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, शक्तियों आदि को केंद्र बना करके दी जाए, परंतु उसको साथ ही साथ सामाजिक रूप भी दिया जाए। बालक अपने हितों के साथ साथ समाज के हित का भी क्या करे? ठीक है, क्षमता सीख ले। परंपरागत, रूढ़िगत, कठोर विधियों और विचारों की शिक्षा में लाकर एक लचकदार समाज में एक लचकदार शिक्षा क्या हो? जरूरी है। शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं अपितु जीवन का क्या है? लक्ष्य इन्होंने माना है। भविष्य अनिश्चित है, अतः वर्तमान अधिक मूल्य रखता है। शिक्षा द्वारा बालक को वह गुण, ज्ञान, मनोवृत्तियाँ, कौशल दिए जाएं जो उन्हें बदलते हुए समाज में परिस्थितियों को अनुकूल अपने समाज में स्थान योग्य यानी कि अपना स्थान निर्धारित करने योग्य बना ले। ओके, तो ये जो है यानी कि इसकी ही देन है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख प्रयोजनवादी कौन कौन से हैं। तो इसमें C.B. पियर्स, विलियम जेम्स बहुत जो है ना ये हैं, शिलर, जॉन डेवी और किलपैट्रिक। तो आप जानते हैं कि जॉन डेवी और किलपैट्रिक जो है ना यानी जॉन डेवी की कौन थे? शिष्य थे। ठीक है, किलपैट्रिक। तो ये था हमारा प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद। ठीक है, कुल मिलाकर के इंग्लिश में बोलते हैं प्राग्मेटिज्म। शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, और कितना प्रभावित करता है ये आप लोगों ने अभी देखा। ठीक है, चलिए अब इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग और देखते हैं। पहली बात कि बालक का स्थान, तो ये बालक को क्या करते हैं? प्रमुख स्थान देते हैं। ठीक है, तो प्रयोजनवाद बालक को क्या करता है? प्रमुख स्थान देता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो किलपैट्रिक हैं इन्होंने एक जो है यानी कि वो पद्धति यानी बनाई थी, वो शिक्षण पद्धति जिससे हम बोलते हैं योजना पद्धति। ठीक है, योजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड तो ये इन्हीं का किलपैट्रिक का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यानी कि हम लेते हैं बालक का स्थान। तो बालक क्या है? केंद्र में है यानी सबसे प्रमुख है। क्लियर। फिर इसके बाद शिक्षक का स्थान, शिक्षक उसका सहायक, सलाहकार और पथ प्रदर्शक है। मित्र, ठीक है, और सलाहकार, पथ प्रदर्शक, गाइड, पथ प्रदर्शक है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि अनुशासन के संबंध में इनका क्या है। तो ये अनुशासन में यानी कि प्रयोजनवाद बाह्य नियंत्रण और शारीरिक दंड की क्या करता है? ठीक है, यानी कि दंड को और बाह्य नियंत्रण को, ठीक है, अनुचित मानता है। और ये सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, सामाजिक अनुशासन को महत्व देता है। यानी बालक रुचि, क्रिया और अपनी सामाजिक समझदारी के आधार पर क्या करता है? ठीक है,
यानी कि वो अपनी उनको शिक्षा को निर्धारित करता है। ठीक है, ये शिक्षक का था। इसके बाद आता है स्कूल। ठीक है, स्कूल के संबंध में इनका कहना है, स्कूल समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी कि स्कूल आवश्यक है। स्कूल समाज का क्या है, प्रतिनिधि है। ओके, तो यानी कि स्कूल के लिए क्या मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। स्कूल का समाज का लघु रूप भी मानते हैं ये। ठीक है, इसलिए स्कूल आवश्यक है। ओके, तो ये था यानी कि हमारा प्रयोजनवाद समाप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद हमारा एक ही रह जाता है, इसमें 4 सिद्धांत हैं। उसे अगले यानी कि वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक नए हैं या तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए